हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और बाल विवाह के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों से संपन्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका 2010 में फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा एनजीटी की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इसके साथ साथ पहला विकासशील देश भी भारत है। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 ने ट्रिब्यूनल को उन मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु एक विशेष भूमिका प्रदान की है जहां 7 निर्दिष्ट कानूनों के तहत विवाद उत्पन्न हुआ था। और विवादित कानूनों की बात करें तो इसमें जल अधिनियम हो गया, जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम, जो कि विवादित थे। और अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ने ट्रिब्यूनल को इन विवादित कानूनों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष भूमिका प्रदान की है। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उनका निपटान करना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ इसमें न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्यों की बात करें तो ये कम से कम 10 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इसी प्रकार से जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वो भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। और इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर किया जाता है। और ट्रिब्यूनल के जो एनजीटी के जो करंट में चेयरमैन है वो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है और ट्रिब्यूनल के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार होता है और इस निर्णय को 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा एनजीटी के निर्णय संबंधी मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एनजीटी निर्णायक भूमिका तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ इसके पास बहुविषयक भूमिकाएं हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हम निर्णायक भूमिका तक सीमित नहीं होना के बारे में बात करेंगे। एनजीटी की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती है, जिसमें प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक हो सकती है। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कार्यात्मक क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य पर्यावरणीय जनादेशों में पूर्ण न्याय हेतु व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना है। नेक्स्ट हम एनजीटी के बहुविषयक भूमिका के बारे में बात करेंगे। एनजीटी के पास विशेष मंच के रूप में सभी पर्यावरण संबंधी बहुविषयक मुद्दों से निपटने के लिए मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के बारे में बात करेंगे। एनजीटी के क्षेत्राधिकारों में पर्यावरण के प्रति भारत के तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया गया। न्यायालय ने एनजीटी को दुनिया के सबसे प्रगतिशाली न्यायाधिकरणों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। न्यायालय के इस निर्णय ने भारत को उन राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में प्रवेश करने की अनुमति दी है जिन्होंने व्यापक शक्तियों के साथ ऐसे संस्थान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट हम एनजीटी के संबंध में चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रिक्तियां। पिछले 9 वर्षों के दौरान ट्रिब्यूनल में पर्यावरणीय मुकदमों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए न्यूनतम 10 न्यायिक और 10 विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं की गई है। इसके साथ साथ आदेशों का क्रियान्वयन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित मुआवजे की राशि आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पर्यावरण राहत कोष के
प्राधिकरण को प्रेषित की जानी चाहिए। हालांकि यह देखा गया है कि प्रदूषक इस नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है कि पर्यावरण नियामक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करे। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में अपील। ट्रिब्यूनल के कई आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। इसमें से कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें ट्रिब्यूनल द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट हम एनजीटी को किस प्रकार से हम अपडेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मानव विकास गतिविधियों के साथ संतुलन में पर्यावरण के प्रभावी सुरक्षा हेतु अधिक स्वायत्तता और ट्रिब्यूनल के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सरकार को ट्रिब्यूनल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा एनजीटी एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके पर्यावरण न्याय शास्त्र के विकास के लिए मार्ग प्रदान करता है और यह पर्यावरणीय मामलों पर उच्च न्यायालय में मुकदमों के बोझ को कम करने में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट हम बाल विवाह के बारे में बात करेंगे। बाल विवाह की बात करें तो हम प्राचीन काल से देखते हैं कि बाल विवाह के केसेस होते हैं और धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं, लेकिन आज भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी होती है वहाँ पे बाल विवाह होते हैं। हाल ही में सेव द चिल्ड्रन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 गर्ल राइट इन क्राइसिस जारी किया है। बाल विवाह के केसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में देखने को मिलते हैं और बाल विवाह के कारण मृत्युओं की बात करें तो दुनिया में एक प्रतिदिन 60 से अधिक लड़कियों की मृत्यु बाल विवाह की वजह से होती है। इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु पश्चिम और मध्य अफ्रीका में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दक्षिण एशिया में भी बाल विवाह के कारण मृत्यु देखने को मिलती है। इन मृत्युओं के कारण की बात करें तो मुख्य रूप से गर्भावस्था और बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाले बच्चों का जन्म है। इसके साथ साथ हम बाल विवाह पर कोविड के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। स्कूल बंद होने, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और अधिक परिवारों की गरीबी में ढकेल जाने के कारण महिलाओं और लड़कियों को लंबे लॉकडाउन के दौरान हिंसा के बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ वर्ष 2030 तक 10 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह होने की संभावना है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में बढ़ोतरी होने का खतरा है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण मध्य प्रदेश में महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन बाल विवाह के नए कारक साबित हुए हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक के कुछ कार्यकर्ताओं और संगठनों ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन में बाल विवाह बढ़ने के मुद्दे को उठाया है। नेक्स्ट हम बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले लड़कियों की आवाज़ को सशक्त बनाना, इसके साथ साथ लैंगिक समानता पर ध्यान देना, लड़कियों के अधिकारों की गारंटी, महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसके साथ साथ जनरेशन इक्वेलिटी मूवमेंट में शामिल होना। इस प्रकार के जो स्टेप हैं अगर हम इनको उठाते हैं तो इसकी वजह से बाल विवाह को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बाल विवाह से संबंधित भारतों में पहलों के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ साथ विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है, महिलाओं के लिए 18 जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की कमियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति जया जेटली की अध्यक्षता में गठित की गई और इस समिति का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2020-21 में भी किया गया। इसके साथ साथ बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन करने के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 का हिस्सा है और लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। इसके अलावा बाल विवाह के संदर्भ में भारत के डेटा के बारे में बात करें तो यूनिसेफ का अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष 18 से कम उम्र की कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों का विवाह किया जाता है और यही कारण है कि भारत में विश्व की सबसे अधिक बाल वधुएं हैं। इसके अलावा
वर्तमान में 15 से 19 आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियों की शादी हो चुकी है, जबकि वर्ष 2005-6 में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों की शादी का आंकड़ा 47% था, जबकि 2015-16 में यह घटकर 27% हो गया। इस प्रकार से बाल विवाह के केसेस को हमें कम करना चाहिए, जिसकी वजह से बाल विवाह से होने वाली मृत्युओं को हम रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।